और मैं ऐसा मानता हूं कि आज का भारत बंद का आह्वान बहुत सफल रहा है। तो चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि अगर कर्मचारियों को लेकर के अगर इतने बड़े बड़े दल साथ में आए हैं तो हमें भी उनका समर्थन करना ज़रूरी हो जाता है। कल शाम तक सरकारी कर्मचारियों के बीच में इस चीज़ को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा हो हंगामा था नहीं। कल शाम 9:30 बजे के आसपास जब मैंने एक पोस्ट शेयर की लोगों के बीच में, अपने साथियों के बीच में, 1000-1500 लोगों के बीच में शेयर की, फिर उसके बाद देखा कि एकदम माहौल बदल गया। अलग अलग राज्यों से मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए। मध्य प्रदेश से लोगों ने लिखा हमारे यहाँ कोई मुहिम नहीं है, कोई भी उत्तराखंड से लोगों ने लिखा कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है, कोई हड़ताल वड़ताल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट से हमें मिले सूचनाएं कि स्ट्राइक 9 जुलाई की स्ट्राइक की कॉल उनके यहाँ पर नहीं है, या भारत बंद की अपील उनके यहाँ नहीं है, ना ही कोई लोगों को जानकारी थी। लेकिन ये मैसेज फैला तो उसके बाद कई नेताओं को भी अपनी वाल पर लिखना पड़ गया कि हमें भी इस भारत बंद का हम भी समर्थन कर रहे हैं। भले ही रात में 10 बजे 11 बजे लिखा, लेकिन लिखना पड़ा लोगों को। तो ऐसे समझ लीजिए कि कल ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की कई सारी यूनिट्स इस भारत बंद में शामिल नहीं। वो चाहे पुणे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, शिंदे साहब की, अशोक शिंदे साहब हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे इनकी यूनियन हो, चाहे एडका की हो, ऑल इंडिया डिफेंस सिविलियन एसोसिएशन हो, हमारी तकरीबन 8 यूनिट इस आज के महासंग्राम में शामिल हुई। सबसे पहले तो उन सभी साथियों को, उन सभी यूनियनों को, उन सभी एसोसिएशंस को बहुत बहुत आभार कि वो इस कर्मचारी और किसानों के एकीकृत मुद्दे पर इस तरीके से साथ में आए, इतनी शिद्दत के साथ, इतनी गर्मजोशी के साथ में आए। और अभी मैं अगर आपको बता दूं, आप गूगल करेंगे तो शायद ही कोई ऐसा मीडिया हो जिसने इसको कवर ना किया हो आज। तो कर्मचारियों के बेसिकली ये जो आज का जो कार्यक्रम था देश भर में, ये 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने मिलकर किया था। हालांकि 13 सेंट्रल ट्रेड यूनियनें हैं पूरे भारत में, उनमें से 10 यूनियनें इस मुद्दे पर शामिल थी। मुराद खान साहब, आपसे पर्सनल मिलना है, दिल्ली आ जाइए कभी भी, नहीं तो 20 तारीख को बनारस में हूँ, वहाँ मिल लेंगे। और 20 को अगर आप बनारस में नहीं मिल पा रहे तो 13 तारीख को श्रीनगर में, अगर आप उसके आसपास हैं कश्मीर में, तो 13 तारीख को कश्मीर में रहूँगा, कश्मीर में मिल लीजिए। 26 तारीख को संभवतः मैं आगरा में रहूँगा या फिर साउथ में तमिलनाडु में रहूँगा, तो वहाँ मिल लीजिए। तो संडे टू संडे मिलने के लिए ही लोगों से निकलता हूँ। तो आज सबसे पहले तो आप सभी साथियों को बधाई, क्योंकि आज का जो प्रेशर बना है सरकार पर, वो डेफिनेटली मैं मानता हूं कि कम से कम 2 बातों को इंडोर्स जरूर करेगा। पहली ये कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन की शुरुआत होगी, ये तो तय है। आप इसका इम्पैक्ट 3 महीने के अंदर देखेंगे और हो सकता है आपको सितंबर के अंत तक इसका नतीजा मिल जाए कि सरकार को झुक करके वॉलंटरी रिटायरमेंट के डे से ही पेंशन देनी पड़ेगी, और वो भी 20 साल की सर्विस के बाद। 25 के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, 20 साल की सर्विस के बाद। मलिक रफ़ीक साहब, पुष्पेंद्र जी, आपका भी स्वागत है, नमस्कार सभी को। पीके गुप्ता साहब, आपको भी नमस्कार। दूसरा, सबसे एक और ख़ास बात बताऊं कि मैं अभी 4-5 दिन पहले हम एम्स में थे। एम्स में एक हमारा काफ़ी बड़ा सम्मेलन था। एम्स की जो कर्मचारी यूनियन है उन लोगों ने रखा था। उसमें डॉक्टर, नर्सेज, साइंटिस्ट, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स, ओटी टेक्नीशियन और दूसरे भी तमाम लोग उस कार्यक्रम में शामिल हुए और बहुत बेहतरीन कार्यक्रम रहा। उस कार्यक्रम के बाद हमारा वित्त मंत्रालय जाना हुआ। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष विनोद यादव जी भी साथ में थे उस दिन हमारे। तो वहाँ जा कर के हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री में बाकायदा 3-4 ऑफिसर से मिलने के बाद एक ज्ञापन दिया हमने, और उस ज्ञापन में हमने केवल 2 डिमांड रखी थी। मैं पहले भी कहता आया हूं कि हम हूबहू शब्द या ओपीएस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हर आदमी की अपनी रणनीति होती है, अपनी रणनीति की तर्ज पर वो काम करता है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो आप हूबहू ओपीएस की बात क्यों नहीं करते, आप हूबहू क्यों नहीं लिखें। तो भैया, जो इनको हूबहू की जिनको बात करनी है आप उनसे करवा लीजिए। हमारा अपना संगठन का अपना तरीका अलग है। अगर हूबहू की आप बात करेंगे कि हूबहू ओपीएस ही चाहिए, तो हो सकता है कल
प्रधानमंत्री जी यूपीएस का नाम बदल के ओपीएस कर दे या एनपीएस का नाम बदल करके ओपीएस कर दे और कहेंगे लो तुम्हारी हो गई हूबहू ओपीएस, तब क्या करोगे? तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि कर्मचारियों को पेंशन में क्या मिले। बड़ी सीधी सी बात है, मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ, कर्मचारी का अंशदान हर हाल में ब्याज सहित वापस होना चाहिए। वो चाहे रिटायरमेंट पे जाए, चाहे वॉलंटरी रिटायरमेंट पे जाए और चाहे कंपलसरी रिटायरमेंट पे जाए, कैसे भी जाता है, चाहे उसकी डेथ या डिसेबिलिटी हो जाए, हर हालत में कर्मचारी का अंशदान ब्याज सहित वापस होना चाहिए। जीपीएफ की तरह, जीपीएफ की तरह ही कर्मचारी वाले अंशदान पर ब्याज की गारंटी होनी चाहिए। सीधा सा एजेंडा है हमारा। दूसरा है कि सरकार कर्मचारी को एक विकल्प दे रिटायरमेंट पर। वो विकल्प ये है कि उससे पूछे आप एनपीएस वाली पेंशन चाहते हो या ओपीएस वाली। अगर वो कहता है कि ओपीएस वाली पेंशन चाहता है तो सरकारी अंशदान जितना भी है ब्याज सहित वो सरकार वापस ले ले और उसको 50% लास्ट बेसिक का प्लस डियरनेस अलाउंस पेंशन देना शुरू कर दे। उसका क्राइटेरिया 50% का क्राइटेरिया 20 साल होना चाहिए जैसा कि पहले था। बड़ी सीधी सी बात है। और वो एनपीएस को अमेंड करके भी किया जा सकता है, यूनिफाइड पेंशन को अमेंड करके भी किया जा सकता है और एनपीएस को स्क्रैप करके भी किया जा सकता है। चूंकि एनपीएस को स्क्रैप करना अगर होता तो 2023 के मैनिफेस्टो में विपक्ष इसे जरूर रखता, नहीं रखा। इतना कुछ इतने बड़े आंदोलन के बावजूद नहीं रखा। उन्होंने ओपीएस शब्द को अपने एजेंडे में ही नहीं रखा, 25 गारंटियों में ही नहीं रखा। तो उस तरफ जाना, मुझे लगता है जिसको जाना है उधर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परहेज नहीं। लेकिन हम अपनी लड़ाई को तकनीकी रूप से भी सुसंगत मान करके चलते हैं और सुसंगत ले करके चलते हैं। तो हम उस तरीके से लड़ते हैं और उसी तरीके से हम सरकार के साथ टेबल टॉक पर हम अपनी बातों को रखते हैं। अब वो जो टेबल टॉक तक कभी पहुँचे ही नहीं, जिनकी कहीं कोई फाइल ही नहीं है, आज तक कोई फाइल बनी ही नहीं ओपीएस बहाली की उनकी, तो वो क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे कि हम होते तो यही कराते, ये बिक गए, फलाने हो गए, ढमकाने हो गए। वो लोगों का काम है कहना। दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश के साथी जो इस समय स्कूल मर्जिंग के खिलाफ सड़कों पे उतरे हुए हैं, उनको साधुवाद करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ। वो बड़ी शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं। खास करके हमारी ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के जो वहाँ उत्तर प्रदेश चैप्टर के अध्यक्ष अंकुर त्रिपाठी विमुक्त जी हैं, वहाँ के महासचिव नीरज पटेल जी हैं, वहाँ के संयोजक प्रदीप सिंह सरल साहब हैं और वहाँ उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हमारे तरुण इंजीनियर तरुण भोला जी हैं। चारों साथियों को सैल्यूट करता हूँ कि वहाँ वो लोग कोर्ट में भी गए। उन्होंने केवल ज़मीनी लड़ाई नहीं बल्कि कोर्ट में भी गए। आलोचनाएं उनकी भी होंगी, बोलेंगे वो कोर्ट में चले गए, नहीं तो हम तो इसको मर्जिंग को रुकवा के ही मानते। तो उन आलोचनाओं से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। वो आलोचनाएं करेंगे, आप काम करो, आप काम बढ़िया कर रहे हो, लोगों को पता है आप लड़ रहे हो। सिंगल बेंच से हारने के बाद वो लोग डबल बेंच में गए। आज भी मेरी बात हुई थी, वो लोग आज भी प्रयागराज में मौजूद थे। उनकी कोशिश है कि किसी तरह से सिंगल बेंच से डबल बेंच से नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में मैं पूरी मदद करने के लिए यहाँ तैयार हूँ। ये मर्जर रुकना चाहिए क्योंकि छोटे छोटे बच्चे 3-3 किलोमीटर दूर स्कूल नहीं जा पाएंगे। इस बात पर मेरा समर्थन पहले भी था, आज भी समर्थन है वहाँ के सभी संगठनों को जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो मध्य प्रदेश के इस समय शिक्षक साथी जो हैं वो ई अटेंडेंस के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। एक साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के शिक्षक साथी अपनी अपनी लड़ाइयों को लड़ रहे हैं। हालांकि ई अटेंडेंस सुनने में अभी आया है कि फ़िलहाल मध्य प्रदेश की सरकार ने ई अटेंडेंस को सरेंडर करने का विचार किया है। अभी देखते हैं कि विचार ज़मीन पर उतरा है या नहीं उतरा है। तो मऊ डिस्ट्रिक्ट से अवधेश सिंह जिला अध्यक्ष जी, आपका भी स्वागत है। राजेश दीक्षित साहब आपका भी स्वागत है। गुलजार अहमद जी आपका भी स्वागत है। फजान साहब, हिलाल साहब आपका भी। तो उन सभी साथियों को साधुवाद देता हूँ, आपके संघर्ष को सलाम करता हूँ। और दूसरी अब जो मैं बात करूँगा, क्योंकि हमारी नेशनल लेवल पर जो लड़ाई चल रही है पुरानी पेंशन की, तो मैं आप लोगों को पहली खबर से पहले ही वाकिफ़ करा चुका हूँ कि 3 महीने के अंदर जो मेरा जो इंट्यूशन है जो कह रहा है मुझसे कि 3 महीने में वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन की शुरुआत का बदलाव तो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ये तो तय है। हमने जब एम्स वाले दिन प्रोग्राम हुआ, जब हम वित्त मंत्रालय गए, हमने वहाँ इस बात को रखा। उसके बाद कल जेसीएम ने भी इसी लेटर को जारी कर दिया और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है।
ऐसा कम से कम 3-4 बार हो चुका है। जब हमने किसी मुद्दे को उठाया है तो उसके तुरंत बाद 2-4 दिन के बाद या 1 दिन के बाद जेसीएम का भी वही लेटर, उसी मुद्दे पर लेटर आ गया। तो ये अच्छे संकेत हैं कि चलो ठीक है, अभी तक उन्होंने नहीं सोचा था लेकिन अब उनकी चेतना जागृत हुई है। अभी जो निन्नू साहब ये नागालैंड से जुड़े हैं, आपके भी संघर्ष को सलाम करता हूँ। पिछले लगातार कई हफ्तों से देख रहा हूँ अभिजो साहब लगातार नागालैंड में लड़ रहे हैं और कई वहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। हाल फिलहाल में कल इनका वहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ प्रोग्राम था, उसके पहले मैंने देखा पुलिस डिपार्टमेंट के साथ प्रोग्राम था, उसके पहले सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट के साथ इनका प्रोग्राम था। लगातार नागालैंड में लड़ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के साथी भी वहाँ के, आज मुख्यमंत्री साहब ने तो बड़ा खुला ऐलान कर दिया हमारे कर्मचारी संगठनों को, जो कि कोसेप वहाँ अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है, कन्फेडरेशन ऑफ सेक्रेटरीट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो एसोसिएशन है, जिसमें सारी सबॉर्डिनेट सर्विसेज, सारी सर्विसेज उसी में शामिल हैं। उनका जो कोसेप है, कोसेप के खिलाफ आज पहली बार मैंने मुख्यमंत्री खांडू साहब को वहाँ बोलते हुए सुना। उनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, अगर आप लोग गूगल करेंगे तो आज उन्होंने बड़ा खुल करके बोला है कि फलानी सीसीएस कंडक्ट की जो धारा है उसके तहत सर्विस ब्रेक कर दी जाएगी अगर कर्मचारियों ने कोई आंदोलन किया। मैं आज आप लोगों के बीच इस बात को कह रहा हूं कि 2 महीने के अंदर हम अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा जन सम्मेलन करेंगे और वहाँ भी इस आवाज़ को हम जितनी शिद्दत के साथ पेमा खांडू साहब ने दबाने की कोशिश की है, इससे मजबूती के साथ हम इस आवाज़ को वहाँ उठाएंगे जाकर के। पहले भी हमने गोम्पा टेम्पल में जाकर के अरुणाचल प्रदेश में आंदोलन की नींव रखी थी और फिर से दोबारा जरूर हम 2 महीने के अंदर एक बार जाकर के फिर वही इस आंदोलन को फिर से शुरुआत करेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश के साथियों को भी सल्यूट करता हूं जिन्होंने वहाँ इस तरह से लॉ को जला करके रखा है, जिसके चलते आज माननीय मुख्यमंत्री जी को आंदोलन के खिलाफ बोलना पड़ा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए कि आपके यहाँ वर्क चार्ज वाले कितने कर्मचारी हैं। हजारों की संख्या में आपके यहाँ वर्क चार्ज वाले कर्मचारी हैं जिन्हें परमानेंट किया गया, उनकी महज सेवाएं 10, 12, 15 साल हो पा रही है। वो जब रिटायर होंगे तो एनपीएस में उनको क्या रिटायरमेंट भी मिलेगा, और यूपीएस में भी आप उन्हें 15,000 से ज़्यादा पेंशन नहीं दे पाओगे। 15,000 से लोगों का घर चलने वाला नहीं है। अब मैं बात करता हूं, आप सभी साथियों से मेरी गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अब मैं बात करूंगा कि मेरे ट्विटर पर, मेरे फेसबुक पर, इंस्टा पर इतना लोग लिख रहे हैं कि आपने कर्मचारी के अंशदान की डिमांड ही बंद कर दी। अरे भाई, आप पहले समझ लो, कर्मचारी का अंशदान तो सरकार ने दे दिया यूपीएस में, आपको पता ही नहीं है। कभी सुनो वीडियो को ढंग से गजट को पढ़ो, तब समझ में आएगा कि क्या मिला है और क्या नहीं मिला है यूपीएस में। मैंने पहले भी बोला कि भले ही सरकार अभी ओपीएस तक नहीं पहुंची, एनपीएस से चली और ओपीएस के रास्ते में वो यूपीएस पर पहुंच गई। अभी भी विकास शर्मा जी का मैसेज देख रहा हूँ, रिटायरमेंट पर कार्पस वापस होना चाहिए, कर्मचारी अंशदान की वापसी और वीआरएस के दिन से। भाई, मैं इसी चीज़ को समझाने के लिए आज आया हूँ कि कर्मचारी के अंशदान की वापसी हो गई है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अपना अंशदान वापस लेते हो तो आपकी पेंशन 50% से घट कर के नीचे आ रही है। ये प्रॉब्लम है। अंशदान नहीं फंसा है, अंशदान वापस मिल गया है, और केवल आपका अंशदान नहीं, उससे 10% ज़्यादा मिलने की सरकार ने व्यवस्था की है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अपना अंशदान पूरा वापस लेते हैं तो आपकी पेंशन 50% से घट करके आपकी सर्विस लेंथ के अनुसार आ जाएगी। आज मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ, हमने एक कैलकुलेटर, हमने उसमें लिखा भी था कि हमने एक कैलकुलेटर डेवलप किया है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे कैलकुलेटर हैं, लेकिन पिछले कम से कम 2 महीने की मेहनत के बाद हमारे साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगे रहे, और 2 महीने की मेहनत के बाद हमने एक ऐसा कैलकुलेटर डेवलप किया है जिसमें लगभग एवरेज पे कमीशन आने वाले, चाहे वो 2026 का हो, 36 का हो, 46 का हो, 56 का हो, 66 का हो या फिर 76 का हो, अगर कोई आदमी आज भी नौकरी में आया है तो उसकी भी रिटायरमेंट के दिन तक बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस और एनपीएस में फंड कितना होगा, इन सभी चीज़ों को कंसीडर करके जो हमने कैलकुलेटर बनाया है वो आज हम जारी भी करेंगे। जारी तो आज नहीं करेंगे, आज हम कुछ लोगों को एग्जाम्पल के साथ हम बताएंगे कि क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। तो वो कैलकुलेटर आपको एक समझ देगा कि एनपीएस में क्या था और यूपीएस में क्या हुआ, बहुत ही सरलतम तरीके से, और ओपीएस में क्या होता
अगर ओपीएस होता तो क्या होता, और ओपीएस के तुलना में हम अभी तक कहाँ तक पहुँचे हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये समझोगे ही नहीं, तब तक अगर सरकार आपको ओपीएस दे भी दे और नाम उसका एनपीएस, टीपीएस, पीपीएस, यूपीएस कुछ और ही रहे, तब भी आप नहीं समझ पाओगे कि ओपीएस मिल गई। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि ओपीएस मिलना और ओपीएस की समझ रखना, दोनों के साथ जब तक आपका तालमेल नहीं होगा, तब तक आपको मिल भी जाएगी। तो वो कहते हैं, कहावत है हिंदी में कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घट राम है दुनिया देखे नाही। ये हिंदी की बड़ी बड़ी मतलब जो है फेमस ये कविता की लाइन है कि मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी खुशबू से वो पूरा जंगल छानता रहता है, उसको पता ही नहीं है कस्तूरी उसके अंदर है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको ओपीएस मिल भी जाए और आपको पता ही ना चले, साल भर बाद पता चले। हिंदुस्तान को जब आज़ादी मिली तो कई बहुत दूर दराज के गांवों तक लोगों तक जानकारी नहीं पहुंची, कई कई साल बाद उनको पता चला कि अंग्रेज भारत से चले गए। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप समझें कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ तक हमें पहुँचना है। ओपीएस का मतलब क्या, मैं आज फिर कहूँगा, ओपीएस का मतलब कर्मचारी अंशदान पर कर्मचारी का अधिकार। ये है पहली शर्त ओपीएस की। दूसरी शर्त है, अगर 20 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट या वॉलंटरी रिटायरमेंट है तो 50% पेंशन डीए के साथ प्रावधान। बस सीधी सी बात, दो ही बातें हैं। अब रही बात कर्मचारी अंशदान की वापसी, यूपीएस में हो गई है, एनपीएस में भी थी, यूपीएस में भी है, लेकिन उसके साथ शर्त जो लगा दी कि अगर आप कर्मचारी अंशदान की वापसी लेते हो तो आपकी पेंशन 50% से घट के नीचे आ जाएगी। ये दिक्कत है। यूपीएस में सरकार ने लास्ट बेसिक का नहीं बल्कि एवरेज 12 महीने का बेसिक का 50% कहा है। ये कोई बड़ा अंतर नहीं है, वो छोटी लड़ाई है। इंपॉर्टेंट ये है कि 25 साल को घटा करके 20 साल पे लाया जाए और कर्मचारी अंशदान निकालने के बाद हमारी पेंशन घटे नहीं, प्रोपोर्शनेट। अवधेश सिंह जी का मैसेज भी आया है, क्या क्या सब सरकार अंशदान देगी। देखिए बड़ी सीधी सी बात मैं आपको समझा देता हूँ। एनपीएस में 10 आपका कटता था, सरकार 14 डालती थी। यूपीएस में क्या होगा, 10 + 10 रहेगा, सरकार 14 नहीं डालेगी। 14 की जगह जो 18.5 किया है, यानी जो 8.5 है, वो हाथी के दांत हैं, खाने के नहीं है, दिखाने के। उनको सरकार पूल कार्पस में रखेगी। तो पूल कार्पस वाले पैसे को आप भूल जाइए, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो यानी यूपीएस में क्या रहेगा, 10 + 10 रहेगा। जब आप रिटायर हो जाएंगे तो इसमें से भी, यानी 10 + 10 मान लीजिए 20 रुपया हुआ, 20 रुपये की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपके रिटायरमेंट पे। 2000 हो सकती है, 2 लाख हो सकती है, 2 करोड़ हो सकती है, 20 करोड़, कुछ भी हो सकती है। तो उसमें से भी, वो चाहे कितना भी हो, चाहे 200 रुपये हो या 2 लाख हो या 2 करोड़ हो, उसमें से आप 60% निकाल सकते हैं, वैसे ही जैसे आप एनपीएस में निकाल सकते थे। पहली बात तो ये समझ लीजिए। जबकि उसमें आपका 50% है, निकाल सकते हैं आप 60%। कुछ आपको लमसम अमाउंट अलग से देगी। अगर आपके लमसम अमाउंट को और उधर 60% को जोड़ दें तो टोटल में से आप 70% लेकर के बाहर आओगे, लेकिन पेंशन 50% नहीं रह जाएगी। ये समझने की ज़रूरत है। तो आप ऐसे समझिए कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अगर कोई आदमी रिटायर होता है तो उसको कुछ लमसम अमाउंट मिलेगा। लमसम अमाउंट का जो कैलकुलेशन है वो लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई सर्विस लेंथ मल्टीप्लाइड बाई 2, ये उसकी कैलकुलेशन है। तो अगर आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से कुछ लमसम अमाउंट लेते हैं जो सरकार आपको कंपलसरी देगी, प्लस जो 10 + 10 करके इकट्ठा हुआ है, अगर उसमें से आप 40% निकाल लें तो आपका पूरा पैसा जीपीएफ की तरह बाहर आपके हाथ में आ गया। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से अगर आप 40% निकालते हैं और उधर लमसम अमाउंट मिल गया, वो लगभग 10% होगा। तो इस तरीके से जीपीएफ की तरह, ओपीएस की तरह आपका पैसा आपकी जेब में आ जाएगा। ये तो हो गई पहली शर्त। लेकिन अब होगा क्या, अब अगर आपकी 25 साल की नौकरी थी तो 50% तो पेंशन मिलती, अब 20% पेंशन कम हो जाएगी। ये वजह है, ये प्रॉब्लम बची है कि 20% पेंशन कम होगी। इसका मतलब ये है कि जहां ओल्ड पेंशन स्कीम में 50% आखिरी वेतन का होता प्लस डीए होता या डीआर होता,
वहाँ अब आखिरी वेतन का या आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का 50% की जगह 30% रह जाएगा। ये यानी कि 20% का सीधा सीधा हमारे पैसे पर डकैती है, पेंशन के पैसे पर, कंसदान पर नहीं, पेंशन पर डकैती है। ये समझ लीजिए, हमारी लड़ाई वो 20% की है। अगर सर रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए टॉपअप कैसे होगा? टॉपअप आपको समझने की जरूरत नहीं है, टॉपअप सरकार का देने का काम है। विकास भोरवाल साहब, आपको टॉपअप समझने की जरूरत नहीं है, आपको वो गारंटी देंगे, वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो बात कर रहा था, ये तो है उनके केस में जिनकी 25 साल से ऊपर नौकरी होगी। अब मान लीजिए किसी की 25 साल से कम नौकरी है, तो उसकी 30% से भी नीचे घट जाएगी। ये प्रॉब्लम है, हमारा अंशदान वहां नहीं फंसा है। अब मेरी पोस्ट पे लोग लिखते हैं ये तो यूपीएस का समर्थन करने लगे, ये तो ये कर्मचारी अंशदान की वापसी की बात ही छोड़ दी इन्होंने। अरे भाई, आपको समझ में नहीं आया है तो आप वो पोस्ट बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट भी देख रहे हैं, नेता मंत्री भी देख रहे हैं, वो कह रहे हैं यार अंशदान तो दे दिया, फिर भी अभी ये अंशदान मांग रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं है, ऐसे आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी अनाप शनाप लिखने से मेरी क्रेडिबिलिटी कम नहीं हो रही, कर्मचारी परिवार की क्रेडिबिलिटी कम होती है। मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरी वाल पे आप लिखते हो कुछ भी लिखो, मुझे कोई एतराज भी नहीं है, लेकिन कम से कम पता तो हो क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या बाकी है। जो चीज़ आपको मिल गई उसका रोना रो रहे हो, तो उससे तो कुछ हासिल नहीं होगा। हमारा जो नुकसान हुआ है 20% का, सबसे बड़ी बात है कि 25 साल की नौकरी पे अगर 50% सरकार दे रही है और जिनकी नौकरी 25 से भी कम है उनका ज़्यादा नुकसान है। अब आप समझिए कि जो 20 साल में जो रिटायर होंगे तो उनको तो वैसे ही 40% बनेगी, प्लस अगर अपना अंशदान निकाल लिया तो वो 40% से घट करके 20% पे आ जाएगी। ये दिक्कत है। तो हमारा जो अब एजेंडा जो बचा है, वो पहला एजेंडा ये है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन हो, वीआरएस के दिन से पेंशन हो, उसके लिए इंतज़ार ना करना पड़े। और दूसरा, कर्मचारी अंशदान निकालने के बाद किसी तरह की पेंशन की कटौती ना हो, यानी कि 20 साल पर 50% पेंशन का प्रावधान। सीधी सी बात, सरकार ये कर दे, फिर चाहे उसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी चलने दे, फिर चाहे नाम उसका एनपीएस रखे, और हम तो कह रहे फिर चाहे ओपीएस नाम रख दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। विकास शर्मा जी, आज स्पष्ट हुआ, अंशदान नहीं, पेंशन की गारंटी। धन्यवाद जी विकास जी, आप समझ गए। अब 2-4 हज़ार लोगों को आप भी समझाइए। तो अब मैं आज एक कैलकुलेशन करूंगा, एक साथी का यहाँ पर कैलकुलेशन लूंगा। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, हमने जो कैलकुलेटर बनाया है उस कैलकुलेटर के आधार पर मैं तय करके बताऊंगा कि कितना पैसा बनेगा, क्या आपको फ़ायदा हुआ है और क्या आपको नुकसान हुआ है। कोई एक साथी जो अपनी डिटेल बताना चाहे, इकबाल साहब जुड़े हुए हैं जाकिर हुसैन कॉलेज से, हमारे एसोसिएट है, राष्ट्रीय एसोसिएट है, आपका भी स्वागत है। शक्ति सिंह जी जुड़े हैं, घनश्याम आचार्य जी जुड़े हैं, इंजीनियर विवेक सिंह जी हैं, परवाना नाजिर साहब हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत आभार, आप लोग जुड़े हैं। अब मैं चाहता हूं कि कोई एक साथी जो कैलकुलेशन चाहता हो वो मुझे बताए, कि मैं उसकी कैलकुलेशन करके बताऊंगा अपने बनाए हुए कैलकुलेटर से। इस कैलकुलेटर को हम 1-2 दिन में जारी करेंगे बाकायदा ऑनलाइन, और हमने इस बार फ्री नहीं रखा है, बड़ी सीधी सी बात, क्योंकि हमें संगठन भी चलाना होता है। पिछली बार हमने एक कैलकुलेटर जारी किया था, उसको करीब करीब 1.5 लाख लोगों ने देखा था। हमने हालांकि कोई अपील भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ लोगों ने कंट्रीब्यूशन भी दिया जो हमारे काम आया, क्योंकि पूरे देश जा जा करके लोगों को जगाना, समझाना। हाँ, एक आदमी लिख रहा है इसमें, बहुत बढ़िया बात लिख रहा है, तो तुम ही बहाल करा लो, जा करके करा लो। किसने रोका, किसने है, करवा लो। हमने कोई ठेका थोड़ी लिया अकेले, ना मेरा कोई पेटेंट है। जिसने पेटेंट लिया हो वो पेटेंट अपना जारी कर दे। मुझे कोई आदमी, एक आदमी जिसकी बेसिक सैलरी बता दे मुझे। अगर कोई साथी अपना कैलकुलेशन करवाना चाहता हो वो अपनी बेसिक सैलरी लिखे, बेसिक सैलरी के साथ साथ अपनी रिटायरमेंट की डेट लिखे, रिटायरमेंट क्या है, और ये बताए कि एनपीएस में अभी उसके पास फंड कितना है। विकास कुमार चौहान साहब, 90,000 बेसिक है, मैं इनका कैलकुलेट करता हूँ। इनका है 90,000 बेसिक। ये जो भी मैं डेटा बताऊंगा वो अप्रॉक्स होगा। कोई भी कैलकुलेटर ये नहीं बता सकता कि रिटायरमेंट के समय आपका बेसिक सैलरी कितना होगा या उस समय डीए क्या होगा, लेकिन हम एक अप्रॉक्स वैल्यू आज आपको बताएंगे। विकास कुमार चौहान जी, बेसिक है आपका 90,000, डीए है अभी 55%। करंट एनपीएस फंड लिख दीजिए एक बार नीचे, करंट एनपीएस फंड
विकास चौहान जी, अगर आप सुन रहे हो तो करंट एनपीएस फंड लिख दीजिए और डेट ऑफ रिटायरमेंट बता दीजिए मुझे। विकास जी का मैं डेटा ले रहा हूँ। विकास जी, विकास जी एक बार फिर से लिख दीजिए अगर कहीं ऊपर चला गया हो तो मुझे। चलिए, मैं अब उनका नहीं आ रहा है तो मैं महिपाल सिंह जी का ले लेता हूँ। इनकी बेसिक है 64,100। मैं इनका ले लेता हूँ, 64,100 है, 64,100 है। एनपीएस फंड बताइए महिपाल जी। महिपाल जी एनपीएस फंड दोबारा लिख दीजिए अगर मैं नहीं देख पाया हूँ तो, और आप दोबारा से लिख दीजिए क्योंकि मैसेज ऊपर चले जाते हैं तो फिर नहीं, दोबारा उनको पकड़ नहीं पाते हैं हम। विकास चौहान जी एक बार फिर से लिख दीजिए। ओ सॉरी, महिपाल जी 64,100 आपका था। इतने मैसेज इतनी स्पीड में आने लगे हैं कि मुझे किसी को रोक के रखना मुश्किल हो रहा है ना इस पे। चलिए चंदन कुमार जी का ले लेता हूँ। चंदन कुमार जी का डेटा मिल गया है 26,300 और 2056 जुलाई। 26,300 2056 जुलाई, 26,300 2056 जुलाई। एनपीएस में फंड कितना है चंदन जी? एनपीएस में फंड, एनपीएस में फंड कितना है? ओ भैया, इतने इतने मैसेज आ गए, अब मैं क्या, सारे ऊपर चले जाते हैं मैसेज। महिपाल जी ने फंड 25 लाख बताया, ठीक है महिपाल जी 25 लाख फंड है। 415। डेट ऑफ रिटायरमेंट बताइए महिपाल जी। 31। महिपाल जी का कहाँ गया मैसेज? महिपाल जी आप फिर से लिखिए। महिपाल जी, ओ दादा, ऐसे ऐसे आप तीनों चीज़ें लिखिए, बेसिक, डेट ऑफ रिटायरमेंट और एनपीएस फंड। तीन ही चीज़ें चाहिए मुझे आपसे। फिर से लिख दीजिए। महिपाल जी फिर से लिख दीजिए अपना पूरा मैसेज। एक ही आदमी का मुश्किल से ले पाऊंगा। 23,500 9,00,000 2055। 23,500 9,00,000 2055 दिसंबर। ठीक है, चंदन जी का ले रहा हूँ। 23,500 9,00,000 डेट ऑफ रिटायरमेंट है 2055। बढ़िया, इनका लेता हूँ मैं इनका कैलकुलेट कर रहा हूँ जिसका मुझे पूरा डेटा एक साथ मिल गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 31 दिसंबर को रिटायर होंगे। टोटल सर्विस लेंथ और बता दीजिए आपकी कितनी है? 25 साल से ऊपर है आपकी टोटल लेंथ, बता दीजिए चंदन जी। आपका लिया है मैंने डेटा। टोटल सर्विस लेंथ और बता दीजिए। टोटल कितने साल की नौकरी होगी? टोटल कितने साल की नौकरी होगी ये भी बता दीजिए। 20, 25, 30, 29 कितने साल की हो जाएगी? चंदन जी एक बार अपने वर्ष लिख दीजिए। चंदन जी नया मैसेज लिखिए, उसमें अपनी टोटल सर्विस लेंथ लिखिए। चंदन जी टोटल सर्विस लेंथ लिखिए दोबारा मैसेज में। 35 साल। गुड गुड, मिल गया मुझे मैसेज आपका। अब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। चंदन जी की आज बेसिक सैलरी है 23,500। अभी करंट ये है 55%। उनके अकाउंट में फंड है 9,00,000 रुपए और रिटायरमेंट है 31 दिसंबर 2055 को। टोटल सर्विस लेंथ होगी 35 साल। अब मैं इनके कैलकुलेट करता हूँ। कैलकुलेट करने के बाद मैं जो डेटा निकल आया मेरे पास, अब ये 3 3 6 7, ठीक है। देखिए अब चंदन जी का जो रिटायरमेंट है 31 दिसंबर 2055 को। चंदन जी आप नोट भी कर लीजिएगा, अगर आप एनपीएस में बने रहते हैं तो आपके पास तकरीबन 4.03 करोड़ रुपीस होंगे। 4.03 करोड़, ठीक है। अगर ये एनपीएस में से केवल अपना अंशदान वापस लेते हैं, केवल अपना, ओपीएस के कंपैरिजन में, तो ये लेंगे 1,61,00,000 रुपए। 1,61,38,000, यानी 1.61 करोड़ रुपीस ले लेंगे। तो इनकी जो पेंशन बनेगी, एन्युटी की पेंशन बनेगी, वो तकरीबन 1,21,000 रुपये बनेगी 2055 में। 1,21,000 रुपये की पेंशन बनेगी।
और जब ये नहीं रह जाएंगे तो इनके स्पाउस को भी 1,21,000 की ही पेंशन मिलेगी। और जब वो भी नहीं रह जाएंगे तो इनके बच्चों को तकरीबन तकरीबन 2,42,00,000 रुपए गिफ्ट मनी के तौर पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 60% फंड जो है जिसकी आप पेंशन कराओगे, जो सरकार वाला अंशदान है, तो इससे 2,42,00,000 रुपए आपके ना रहने के बाद भी बच्चों को मिलेगा। यानी 1,61,00,000 आपको मिलेगा, 1,21,000 की पेंशन मिलेगी और उस समय 2,42,00,000 आप बच्चों के लिए छोड़ जाओगे। जबकि उस समय आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो 2,24,330 रुपये होगी, 2,24,330 रुपये। और उस समय जो डीए होगा वो लगभग 36% होगा। क्लियर? अब देखिए, अगर आप यूपीएस में जाते हैं, अगर आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाते हैं और यूनिफाइड पेंशन स्कीम से भी आप अपना अंशदान पूरा वापस निकाल लेते हैं, यानी कि 1,00,00,000 तकरीबन 61-62 लाख रुपए, जितना कि एनपीएस में 10% कट रहा था आपका, वहां भी 10% ही आपका कट रहा है। तो 1,61,00,000 कैसे निकलेगा मैं आपको बता देता हूं। उस समय आपको 16,74,000 का लमसम अमाउंट मिलेगा और 16,74,000 के अलावा 1,67,00,000 आप अलग से निकाल सकते हैं अपने अंशदान के रूप में। तो इस तरह से आपका पूरा अमाउंट वापस निकल आएगा ओपीएस की तरह, जीपीएफ की तरह। तब जो आपकी पेंशन बनेगी वो 1,12,000 बेसिक प्लस 40,000 डीए, यानी 1,52,000 रुपए की पेंशन बनेगी। अब देखिए, एनपीएस में आपकी पेंशन बन रही थी 1,21,000 और यूपीएस में बन रही है 1,52,000, यानी 25-30,000 रुपए की आपकी पेंशन ज्यादा बनेगी एनपीएस से। और पैसा बराबर ले लिया, अपना हिस्सा दोनों में से निकाल लिया। अब देखिए नुकसान क्या है। अब यूपीएस में मान लीजिए आप ज्यादा लंबा जी गए, 15 साल 16 साल, तब तो फायदा है। लेकिन अगर आप 10-12 साल के अंदर निपट गए या 6-7 साल में निपट गए तो नुकसान है। क्यों? क्योंकि एनपीएस में 2,42,00,000 आपके बच्चों के नाम रह जाएंगे, वो बचे रह जाएंगे। लेकिन यूपीएस में अगर आप मरे तो आपकी पत्नी को जो पेंशन मिलेगी वो केवल 60% मिलेगी, यानी 1,52,000 घट जाएगी। तो 1,00,000 जो 12,000 बेसिक है वो उसकी लगभग 65,000 रह जाएगी, प्लस 65,000 का डीए। तो जाहिर सी बात है 40% पेंशन कम हो जाएगी। अगर वो भी जल्दी मर गई तो खेल खत्म। तो ये रिस्क है लंबी नौकरी वाले को। अब देखिए, अगर आप ओपीएस में होते तो क्या होता, उसी चीज को हम ओपीएस में देखेंगे। तो ओपीएस में देखेंगे तो ओपीएस में भी आपका पैसा जीपीएफ की तरह मिल जाएगा, यानी 1,67,00,000 के आसपास, या 1,61,00,000 से 1,67,00,000 के बीच में। मतलब आपका हिस्सा चाहे वो जीपीएफ के तौर पे कटवाइए, चाहे वो सीपीएफ के तौर पे कटवाइए, जितना पैसा आपने डाला है ब्याज सहित वो आपको मिल गया। उसके बाद जो पेंशन बनती है ओपीएस में, वो पेंशन बनती 1,12,000 प्लस 40,000, यानी 1,52,000। तो ये जो यूपीएस में मैंने आपको पेंशन गलत बता दी थी, ओपीएस वाली बता दी थी। यूपीएस में जो पेंशन बनेगी वो 91,000 की बनेगी, 1,21,000 नहीं, केवल 91,526 रुपए की यूपीएस में, अगर आप अपना पैसा निकाल लेते हैं। थोड़ा सा गलत हो गया था, मैं दूसरा टेबल देख गया था, एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर आप यूपीएस में से अपना टोटल पैसा निकाल लेते हैं तो आपको 13,39,000 लमसम अमाउंट प्लस 2,13,03,36 लमसम अमाउंट बनेगा 21,35,000। चंदन जी एक बार फिर से नोट कर लीजिए, यूपीएस वाला गलत हो गया, कॉलम में दूसरा देख गया, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। अगर आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम में रिटायर होते हैं तो आपका जो टोटल आपको फंड मिलेगा वो मिलेगा 1,34,00,000 प्लस 21,35,000 लमसम, यानी ये हो गया 1,01.3 जो इसको जोड़ दीजिए, और ये 2,13,00,000 को अगर आप जोड़ देंगे, 13, 10, 23, 3, 26 और 27, मतलब मोटा मोटा 1,27,00,000 रुपए अगर आप ले लेते हैं तो जो आपकी पेंशन बनेगी वो 91,000 रुपए की बनेगी, बेसिक प्लस डीए मिला के। यानी कि ये एनपीएस से पेंशन आपकी कम हो गई, क्योंकि जैसे ही 30% हो जाएगी पेंशन कम हो जाएगी।
और ओपीएस में आपको मिलना कितना चाहिए था ये समझिए। ओपीएस में मिलता आपको 1,67,00,000 रुपए प्लस 1,52,000 की पेंशन, यानी पेंशन में लगभग लगभग 1,00,000 रुपए का अंतर रहता और आपका कार्पस भी मिल जाता। ये अभी नुकसान है हमारा। और कोई साथी अगर चाहे अपना कैलकुलेशन एक बार करवा सकता है, मैं उसका भी कर दूंगा और उसके बाद इसको सम अप करेंगे। अगर कोई और साथी अपना कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है ताकि हम समझ सकें कि क्या अंतर आएगा इन दोनों। एक साथी जिनका 25 साल से ज़्यादा थी सर्विस, अगर किसी की 25 साल से कम हो तो वो भी बता दे अपना पूरा डेटा, बेसिक आज की करंट फंड कितना है एनपीएस में वो, और रिटायरमेंट डेट क्या है उसकी, और कितने साल की नौकरी होगी टोटल। 4 आइटम बताने हैं आपको, अगर कोई साथी बताना चाहे। पवन जायसवाल जी का लेता हूँ, बेसिक है 67,200 रुपये, 67,200। डीए सेम है। करंट फंड कितना है आपका 2043 में, रिटायरमेंट है 29 लाख करंट फंड है, 31 साल की नौकरी है, ठीक है। 29 लाख का फंड है और 2043 में रिटायरमेंट है जुलाई में, और नौकरी 31 साल की। 2043 में रिटायरमेंट है जुलाई में, 31 जुलाई को, और 31 साल की इन्होंने बताया सर्विस लेंथ है। अब मैं इनका कैलकुलेट करता हूँ। पवन जी का कैलकुलेट कर रहा हूँ। 67,200 रुपये बेसिक सैलरी है आज की डेट में। करंट डीए 55% है। करंट एनपीएस में फंड है 29 लाख रुपए 3250, और डेट ऑफ रिटायरमेंट है 31 जुलाई 2043 को। टोटल सर्विस लेंथ इनकी बैठेगी 31 साल। मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ जी, कैलकुलेशन आ गई मेरे पास। अब देखिए, जब ये रिटायर होंगे 2043 में, उस समय इनकी जो बेसिक सैलरी होगी वो लगभग लगभग 3,08,950 रुपये होगी, 3,08,950 रुपये। और उस समय डीए होगा लगभग लगभग 28% आपके रिटायरमेंट के समय। इसमें 2 पे कमीशन शामिल है। एमएससीपी को नहीं लिया है क्योंकि एमएससीपी की सबकी अलग अलग डेट पर होगी, इसलिए एमएससीपी को हमने छोड़ दिया है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हुए पहुंचे, अगर ये एनपीएस में रिटायर होंगे और केवल अपना हिस्सा निकालते हैं 60 की बजाय 40%, अपना वाला हिस्सा अगर पूरा निकालते हैं ब्याज सहित, तो इनको मिलेगा 1,28,78,000 रुपये, 1,28,78,000 रुपये। और इनकी पेंशन पर मंथ बनेगी 96,585 रुपये, 96,585 रुपीज़ की पेंशन बनेगी। पत्नी की भी यही पेंशन सेम रहेगी। और जब ये दोनों लोग नहीं रह जाएंगे तो बच्चों को मिलेगा 1,93,17,066 रुपये, 1,93,17,066 रुपये, ये इनको मिल जाएगा। और अगर ये यूपीएस में जाते हैं तो यूपीएस में टोटल जो फंड बनेगा वो 3,21,95,111 की जगह 2,67,21,942 रुपये बनेगा, 2,67,21,942 रुपये बनेगा। और उस समय इन्हें जो लमसम अमाउंट मिलेगा जो सरकार इनको देगी अपनी तरफ से, वो होगा 24,51,834 रुपये। ये तो लमसम होगा। अगर ये ऊपर के फंड से 2,67,00,000 में से 1,06,00,000 और निकाल लेते हैं, 1,03,25, 1,06,88,000, यानी मोटा मोटा 1,07,00,000 और निकाल लेते हैं, तो इनका हिस्सा पूरा वापस निकल आएगा। और इनकी जो पेंशन बनेगी वो 1,18,637 रुपये पर मंथ पेंशन बनेगी। डीए जब जब बढ़ेगा वो पेंशन बढ़ेगी, ठीक है। यूपीएस में आपके ना रहने के बाद बच्चों को कोई पैसा नहीं मिलेगा। आपके ना रहने के बाद जो आपकी पत्नी को पेंशन मिलेगी वो केवल 60% मिलेगी पेंशन का, ठीक है। अगर ये ओपीएस में, हम लोग अगर ओपीएस में होते तो इनको जो पैसा मिलता, अपना अंशदान तो वापस मिल ही जाता, जितना भी होता है 1,33,00,000 या 1,37,00,000 वो टोटल मिल जाता। लेकिन पेंशन बनती 1,97,000 की, यानी कि अगर मोटा मोटा देखा जाए 1,18,000 और 1,97,000 के बीच में करीब करीब 80,000 रुपये का आज भी अंतर है। यानी जो हमारी अभी जो लड़ाई है वो मोटी मोटी यही है कि अपना अंशदान निकालने पर पेंशन घट रही है, वो हमको सही कराना है, उसके लिए लड़ाई लड़नी है। और वो हम
2025 में ही करके दिखाएंगे, ले करके दिखाएंगे। नाम आप लोग दिलवा देना, ओपीएस या जो भी, लेकिन चाहे एनपीएस नाम रहे चाहे यूपीएस रहे, अपना पैसा प्लस 20 साल में 50% पेंशन की गारंटी, ये लेकर के हम लोग आएंगे। बस हमें आपका साथ चाहिए। नाम लाने की जिम्मेदारी हमारी पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ देखा। इसके बाद मैं इस कैलकुलेटर को 2-1 दिन में जारी करूंगा, और जिसको भी देखना है वो अपना अनुमान लगा सकता है। ये केवल मैंने आपके समझने के लिए बनाया है, और इस कैलकुलेटर में बहुत सारी चीज़ों को डालने की ज़रूरत नहीं, केवल 4 चीज़ें चाहिए। बेसिक, डीए, एनपीएस में करंट फंड कितना है टोटल आपका और सरकार वाला मिला करके पूरा डेट वो भरना है। डेट ऑफ रिटायरमेंट आपकी कब है, और उसके बाद टोटल सर्विस लेंथ, यानी जिस दिन आपने ज्वाइन किया था उस दिन से लेकर के रिटायरमेंट तक कितने साल के, सीधे सीधे साल का नंबर भरना है, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 32, वो भर देने से आपको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया मिल जाएगा। उस इस कैलकुलेटर से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके लिए फ़िलहाल क्या। और मैं फिर बोलता हूँ, जिनकी लंबी सर्विस है उनको अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी में जहाँ है पड़े रहिए जब तक कि हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती। लेकिन जिनका रिटायरमेंट है साल 2 साल में या 1 साल में या इसी साल में, तो उनकी मजबूरी है, उनको तो कुछ ना कुछ फैसला लेना पड़ेगा। ओपीएस जब मिलेगी तब मिलेगी, लड़ते रहेंगे। लेकिन जिनकी मजबूरी है वो लोग तय कर सकते हैं कि उनके लिए क्या बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर किसी साथी से कुछ छूट रहा हो, कोई सवाल ले लेंगे। कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा अब मैं, बहुत मुश्किल होता है। आज मेरा चश्मा टूट गया है, इस मोबाइल में भरना फिर देखना इधर उधर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि लगातार ये मोबाइल स्क्रीन पर काम करने से आंखें भी काफ़ी कमज़ोर हो गई इस बार। अनीश गुप्ता जी भी देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, काफ़ी देर से जुड़े हैं आप। पूरा मुझे लग रहा है कि हाँ 45 मिनट हो गए हम लोगों को जुड़े हुए, बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा। शेयर ज़रूर कर देंगे, क्योंकि ये वीडियो हट जाते हैं 1 महीने के बाद, अपने आप ही ये वीडियो हट जाएगा मेरी फेसबुक वाल से। तो जितना शेयर कर देंगे उतने लोगों तक मेरी बात पहुंच जाएगी, और हो सकता है हम बहुत जल्दी किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिर से इस चीज़ को आप लोगों के बीच में डिस्कस करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। गग्गी हसनपुर जी, आप लोगों का कैलकुलेशन कर दूंगा मैं आप सबके लिए कैलकुलेटर जारी करूंगा, 1-2 दिन में जारी हो जाएगा। और किसी ने कहा एनपीएस और यूपीएस के अंतर्गत हम 62 की जगह 60 की आयु पर रिटायर होते हैं, तो क्या हमें ग्रेच्युटी के 25 लाख मिलेंगे? ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन है, 25 लाख नहीं मिलते, मैक्सिमम लिमिट है 25 लाख। 25 लाख के अंदर जितनी बनेगी उतनी मिलती है। आप समझ गए होंगे, कैलकुलेशन में जितनी होगी 20 लाख, 22 लाख, 23 लाख, अगर 25 लाख से ज़्यादा बनेगी तो 25 लाख दिए जाएंगे। ये तरीका होता है। मैं आपको इसमें भी बता दूं कि एक सूत्र याद कर लीजिए, 12, 56, 11, 12, 20, 20 और फिर 33। यानी कि अगर 1 साल से कम नौकरी है तो सैलरी का 2 गुना, 1 साल से ज़्यादा है लेकिन 5 साल से कम है तो सैलरी का 6 गुना, 5 साल से ज़्यादा है लेकिन 11 साल से कम है तो सैलरी का 12 गुना, 11 साल से ज़्यादा है लेकिन 20 साल से कम है तो 20 गुना, और 20 साल से ऊपर है सैलरी तो टोटल सैलरी का 33 गुना या फिर 25 लाख तक। ये सीधी सीधी कैलकुलेशन है, बहुत आसान है। फार्मूला याद कर लीजिए, सबको बताइए। 11, 12, 56, 12, 56, 11, 12, 20, 20 और 20 से ऊपर फिर 33 गुना। ये सीधा सीधा फार्मूला है, अभी कोई भी निकाल सकता है। ग्रेच्युटी में फिर बता रहा हूँ, या तो डेथ के बाद मिलती है या फिर रिटायरमेंट के बाद। अगर आपने नौकरी छोड़ दी, रिजाइन कर दिया या टर्मिनेट हो गए तो ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। ग्रेच्युटी केवल उसका पूरा नाम है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। यानी कि हाँ, राकेश यादव जी का मैसेज मिला है, कैलकुलेटर दे सकते हैं, बिल्कुल देंगे। साथियों के लिए ही बनाया है कैलकुलेटर, लेकिन उसको प्रॉपर जारी करेंगे। आज मैंने कैलकुलेशन के लिए आप लोगों को किया है कि आप लोग भी चाहें, मार्केट में बहुत सारे कैलकुलेटर हैं, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। और मतलब ग्रेच्युटी रिटायरमेंट, हाँ भाई, ग्रेच्युटी तो हमेशा से मिलती है, हमेशा मिलेगी। ग्रेच्युटी को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, और कभी ख़त्म भी नहीं हुई थी। बीच में जो दिक्कतें थी तो हम लोग गए थे, मंत्रालय गए थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ मुलाकात हुई थी, उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी, उन्होंने उसको स्वीकार भी कर लिया था। डेथ के केस में नहीं था ओल्ड पेंशन स्कीम वाला प्रावधान, वो 18 जून को भारत सरकार ने यूपीएस में भी कर दिया है। तो अमेंडमेंट हो रहे हैं, अमेंडमेंट होकर के ही ओपीएस भी मिलेगी, हूबहू ही मिलेगी, लेकिन मिलेगी अमेंडमेंट से। ये मैं फिर कह रहा हूँ, हूबहू मिलेगी ओपीएस,
मिलेगी अमेंडमेंट से। बाकी स्क्रैप करके मिल जाए तो फिर कहने ही क्या, लेकिन बेसिर पैर की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हेमंत पांडे जी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी जी, उसका नाम पूरा होता है DCRG। राम नरेश डंडोतिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी साथी का कोई सवाल हो तो एक बार पूछ लेंगे, नहीं तो फिर इस सभा को हम लोग समाप्त करेंगे। एक बार फिर से गुजारिश रहेगी कि आप लोग जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा। राकेश यादव जी, थैंक्स, आपको भी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इसको बंद करता हूँ फिर। थैंक यू सो मच, शेयर जरूर कर दीजिएगा एक बार फिर से, मेरी आपसे गुजारिश है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय जय भारत, जय ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन।